हेलो टीचर्स, वर्षा शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 3 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जो हमारे बच्चों की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाली है उसमें ये बहुत अधिक हेल्पफुल होगा और बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर किस वे में देने हैं और कितने शॉर्ट्स या कितने लॉन्ग देने हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आपके सामने प्रस्तुत है, पहला क्वेश्चन बताया गया है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। तो हमने इसको बड़ी ही आसान भाषा में बताया हुआ कि हम मनुष्य और अन्य जीव जंतु जो दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप जितने हमारे अनुपयोगी पदार्थ होते हैं निकलते हैं उन्हें ही हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्टेज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमने इसमें बताया इसका आंसर कि हमारी अपशिष्ट जो होती हैं, जितने भी हमारे वेस्टेज होती हैं अपशिष्ट पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ठोस अपशिष्ट जो होते हैं, ठोस पदार्थ कचरा जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हमने इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है अपघटनीय पदार्थ और दूसरा है गैर बायोडिग्रेडेबल। अपघटनीय पदार्थ वो होते हैं जो सड़ गल जाते हैं, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य एवं जंतुओं के मल आदि। इस तरह के कचरे को हम जैविक कचरा भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है गैर बायोडिग्रेडेबल, जो स्वयं नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कारखानों से निकलने वाला जो कचरा होता है, पॉलीथीन है, धातु के टुकड़े हैं, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं वेस्टेज की। तो हमें इसमें से छांटना है कि सूखा कचरा क्या होता है और हमारा गीला कचरा क्या होता है। तो हमारे पास जैसे सब्जी है, फल का छिलका है, पेंसिल का छिलका, रद्दी कागज, पॉलीथीन, शीशे की बोतल, जीवों के मलमूत्र और प्रयोग की गई रुई। अब इन दोनों ही चीज़ों में हमने सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को अलग अलग डिवाइड किया है। सूखे कचरे में हमने पेंसिल का छिलका लिया है, रद्दी कागज़, शीशे की बोतल, पॉलीथीन और शीशे की बोतल ली है। जबकि गीले कचरे में हमने सब्जी और फल का जो कचरा होता है, छिलके होते हैं, उन सबको ले लिया है, जीवों का मलमूत्र, प्रयोग की गई रुई। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, द्रव अपशिष्ट क्या होता है। नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, कल कारखानों से निकलने वाला विषैला जल, ये सभी हमारे लिक्विड फॉर्म में वेस्टेज होती है, इन्हें ही हम द्रव अपशिष्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है गैसीय अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमने दिया है लकड़ी कोयलों को जलाने से निकलने वाला जो धुआं होता है, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं, ये सभी हमारे गैसीय वेस्टेज के रूप में होते हैं, यानी गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है ई कचरा किसे कहते हैं। ई कचरे का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनका जो वेस्टेज जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनयूज्ड हैं, उन सबको हम ई कचरे में लेते हैं। तो हमने इसका आंसर दिया है घर और ऑफिस में जो ई कचरा, जैसे कि ख़राब कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, बैटरी हो गई, ये सभी हमारे ई कचरे के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत क्या क्या हैं। तो हमने इसको एक फ्लो डायग्राम से प्रेजेंट किया है कि अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत हमारे होते हैं जैसे युद्ध से निकलने वाला जो कचरा होता है। अभी कुछ लेटेस्ट ही यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उसमें जितना वेस्टेज, मिसाइल्स, बम, इन सब का कचरा हमारा इसी में आता है। घरों से वेस्टेज निकलती है, ऑफिस से निकलती है, कारखानों से निकलती है, कृषि यानी जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, या जो बाजरे का कचरा, बाजरे की जो फसल उग जाती है उसका जो कचरा निकलता है, इस तरह से ये सभी हमारे आते हैं। या हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे निकलता है, तो ये सभी इनके सोर्सेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है भोपाल गैस त्रासदी क्या थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी दिसंबर 1984 में भोपाल में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री से, यानी एक कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री, इससे मेथिल आइसोसाइनाइड जो एक गैस है उसका रिसाव हुआ था, और उसी गैस के रिसाव की वजह से हजारों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। कई लोग का इतनी ज़्यादा डेंजरस बीमारियों से शिकार हो गए थे कि वो आज तक वहाँ अपंग पैदा होते हैं। तो इसे ही हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास फसलों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि फसलों को कीड़े से बचाने के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम डीडीटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है एस्बेस्टोसिस रोग क्या होता है। ये एक तरह का सिलिकेट होता है
रेशेदार सिलिकेट होता है जो शरीर में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और फेफड़ों में जब नुकसान होगा तो हमारे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, हमारे श्वसन में प्रॉब्लम होती है। इसी बीमारी को हम एस्बेस्टोसिस बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मीनामाता रोग क्या है। मीनामाता रोग जो होता है था हमारा 1950 में जापान में हुआ था। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि 1950 में जापान में एक रासायनिक फैक्ट्री थी जिसका नाम था सिस्को ने पारा जो था वो मीनामाता खाड़ी में फेंक दिया था। उस खाड़ी में उस पारे के गिरने की वजह से वहाँ की मछलियों ने उस पारे के पानी का सेवन किया, और जिससे मछलियाँ भी प्रॉब्लम में आ गई, बीमार हो गई। और उन मछलियों को लोगों ने खाया। लोगों ने जब मछलियों को खाया है तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, तंत्र से संबंधित हुई। तो इसी बीमारी को मीनामाता रोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि अपशिष्ट का निस्तारण हम कैसे करते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने के लिए हमने 4R टेक्निक का यूज़ किया है। 4R को हम अपनाएंगे, कचरे को से छुटकारा पाएंगे, ये हमने एक स्लोगन भी दिया है। तो इसमें सबसे पहले R1 जो होता है वो रीयूज़ होता है, जिसका मीनिंग है रीयूज़ करना, यानी कि हम सबसे पहले जो वेस्टेज आइटम्स हैं उनको मना करें कि हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पॉलीथीन के लिए ले सकते हैं कि गवर्नमेंट भी कहती है कि आप यूज़ ना करें, घर से थैला लेकर आएँ, पर जितना हम अपनाएंगे इस चीज़ को करना उतना ही हम अपने आप को खतरों से बचाएंगे। सेकंड टेक्निक है R2, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, यानी हम उस चीज़ का यूज़ कम से कम करते चले जाएं। R3 है हमारे पास रीयूज़, यानी दोबारा से हम उसको यूज़ कर लें, पुनः उपयोग करना। और फोर्थ टेक्निक है इसकी रिसाइकल, जिसका हम पुनः चक्रण कर लें, यानी रिसाइकल कर लें, किसी एक फॉर्म से ट्रांसफॉर्म करके किसी दूसरे रूप में उसका यूज़ कर लें। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का बच्चे आजकल क्या करते हैं कि पॉलीथीन जो हमारी वेस्ट हो जाती है उनको गर्म करके पिघला कर अपनी बॉल बना लेते हैं। जो हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो इसी से काम चला लेते हैं, इसी तरह के ज्ञान का यूज़ करके वो खेलना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है गैस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके हमने 3 टाइप लिए हैं, जलाकर, भूमि भरण करके या कंपोस्टिंग। आजकल हम ज़्यादातर जो शहरी इलाकों के लोग हैं कंपोस्ट खाद का यूज़ करते हैं अपने जो घर के पेड़ पौधों को अच्छी पैदावार बनाने के लिए या उनको अच्छे से फलता फूलता देखने के लिए हम कंपोस्ट बनाते हैं। जो हमारे घर के कचरे होते हैं, मतलब छिलके होते हैं या सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, इन सबको एक डब्बे में इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ दिन वो सड़ते हैं, सड़ने के बाद उसको हम अपने प्लांट्स में डाल देते हैं, वही हमारी कंपोस्टिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा है कि द्रव अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण कैसे किया जाता है। तो हमने इसको 2 तरह से डिवाइड किया है कि हम शहरों में कैसे करते हैं और गाँव में कैसे करते हैं। शहरों में करने के लिए हम STP टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो मतलब हमारे सीवर टैंक होते हैं वो एक का कनेक्शन दूसरे से होता है शहरों में और दूसरे का तीसरे से, और इस तरह से पूरा का पूरा जो टैंक होता है वो बाद में बाहर एक बड़ी नदी में या कहीं दूसरे स्थान पर खाली कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ हमने गांव के लिए बताई है कि यहाँ पर सॉकपिट यूज़ किया जाता है। ये सब जानते ही होंगे, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर हमने दिया है कि ईंट भट्टों, उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा करके तथा उनमें धूम्र अवक्षेपक लगाकर गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है। हम लोगों ने फैक्ट्री में भी देखा है कि एक पहिए टाइप की व्हील फैक्ट्री की छत पर घूमती रहती है, उसे ही हम धूम्र अवक्षेपक कहते हैं, जो धुएं को काटने का काम करती है। इसी प्रकार ईंट भट्टों की जो चिमनियाँ हैं उन्हें हम ऊँचा करके बनाते हैं ताकि चिमनियों का जो धुआं है वो ज़मीनी धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर जाए, ताकि जो नीचे की हमारी आबादी क्षेत्र है उसमें धुएं से श्वसन क्रिया में किसी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। यदि आपको हमारे क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी नीचे छोड़ दीजिएगा, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।